तो नॉट म्यू एम जी। काइनेटिक फ्रिक्शन जब एक्चुअल रिलेटिव मोशन होता है तब एक्ट करता है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में ये पॉइंट है कि जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, रिलेटिव वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है। कि कोई भी सरफेस पे अगर मान लो ज़्यादा स्पीड से मूव करे या कम स्पीड से मूव करे, रिलेटिव स्लिपिंग होना चाहिए। 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो फ्रिक्शन उनका कांस्टेंट ही रहेगा, फ्रिक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। तो दो पॉइंट देखा था फ्रिक्शन के लिए कि फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया एंड फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड फ्रिक्शन की। क्या लिक्विड का भी फ्रिक्शन होता है? हाँ, लिक्विड का भी फ्रिक्शन होता है। कैसा फ्रिक्शन? विस्कस फोर्स उसको बोलते हैं। लिक्विड का फ्रिक्शन फोर्स वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि लिक्विड के जो लेयर्स हैं, यहाँ पे भी क्या है, सॉलिड के लेयर्स हैं, सॉलिड के सरफेसेस हैं। तो लिक्विड के जो लेयर्स हैं, अगर वो लेयर ज्यादा स्पीड से मूव करेंगे तो ज्यादा फ्रिक्शन होगा। लिक्विड के लेयर्स के साथ कांटेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा विस्कस फोर्स होगा। तो ये दो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है बिटवीन द फ्रिक्शन, friction between the solid surface and friction between the liquid surface. Here relative velocity and area is independent. In liquids friction depends on area and relative velocity. ठीक है। F इज इक्वल टू म्यू एन बताया था, इसका रीजन बताया था कि कोल्ड वेल ज्वाइंट फॉर्म होते हैं। तो दो टाइप की थ्योरीज हैं। कहीं पे अगर बुक पढ़ोगे तो पहले मिलता था, पहले बोलते हैं कि वो इरेगुलर शेप होते हैं, उसमें इंटरलॉक होते हैं, वो इंटरलॉक एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाते हैं। वो थ्योरी जो है वो रिजेक्टेड है। और क्या है एक्चुअल में कि टेम्पररी जॉइंट का फॉर्मेशन होता है, और वो जॉइंट रूम टेम्परेचर पे फॉर्म होते हैं, इसलिए उनको हम कोल्ड वेल्ड जॉइंट करते हैं, कोल्ड वेल्ड। अदरवाइज वेल्डिंग का मतलब होता है हाई टेम्परेचर पे। तो ये कोल्ड वेल्ड जॉइंट होता है, कोल्ड वेल्ड जॉइंट का फॉर्मेशन है। फिर ये बताया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि इसमें देखना है हमें कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, एक्सलेशन क्या होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स कुछ टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाएगी। स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल होगा और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो चेंज होता रहता है। तो हमें ऐसा ऐसा स्टेटमेंट मिल सकता है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या है कि वो अपनी मैग्नीट्यूड को एडजस्ट करता है और डायरेक्शन को एडजस्ट करता है विथ सिंगल मोस्ट एजेंडा टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन, करेक्ट। फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन, इनकरेक्ट। मोशन का अपोज नहीं करता है, कई बार फ्रिक्शन जो है मोशन का सपोर्ट भी कर सकता है। ठीक है। अब उसके बाद फिर फोर्स एंड वेलोसिटी वाला दिया था जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, तुम्हें ये फील हुआ था कि भाई किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा। तो हमेशा ऑब्जेक्ट अपने वेलोसिटी के डायरेक्शन में जाता है। अगर ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है तो इसका मतलब रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट में होगा। तो फिर वो अप्लाई किया था, ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन के लिए था। और इंडिविजुअल कंपोनेंट वाइज अगर फोर्स देगा तो हमेशा हमें रिजल्टेंट फोर्स को कंसीडर करना है, कभी भी इंडिविजुअल कंपोनेंट को कंसीडर नहीं करना है। अच्छा, फिर ये वर्टिकल वॉल पे बताया था। वर्टिकल वॉल में कंफ्यूजन क्या था कि तुम हमेशा म्यू एम जी सोचोगे, हमेशा फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, नॉट एम जी। फिर एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज इज द मिनिमम एंगल एट विच ब्लॉक स्टार्ट्स टू स्लाइड डाउन। तो ये यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में कवर किया है। अब आज हम फर्दर वही इंक्लाइन प्लेन वाले डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं और तुम उसका सोच के आंसर देना, जो भी आंसर दोगे वो आंसर गलत ही दोगे, इसीलिए सोच के आंसर देना, शायद सही हो जाए तो तुम्हें थोड़ा क्लैरिटी आएगी। सपोज करो कि यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइन प्लेन, ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ इंक्लाइन प्लेन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा, angle of inclination is alpha. This alpha is less than angle of repose. Alpha is less than angle of repose. Repose मतलब क्या हुआ कि वो एंगल जिस पे ब्लॉक जस्ट स्लिप करना स्टार्ट करता है, वो हुआ एंगल ऑफ रिपोज। तो अगर प्लेन का एंगल उससे कम है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम प्लेस करते हैं तो उसका स्लाइडिंग स्टार्ट होगा, उसका स्लाइडिंग स्टार्ट होगा किस पे, ऐसे हम इंक्रीज करते गए तो किसी पॉइंट पे उसका स्लाइडिंग स्टार्ट होगा, वो एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ रिपोज।
तो इस एंगल ऑफ रिपोज का यूज क्या है? इस एंगल ऑफ रिपोज का यूज किया जाता है टू डिटरमिन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक्सपेरिमेंटली। लैब में ऐसे हम प्लैंक एक रखते हैं और प्लैंक का जो है इंक्लिनेशन चेंज करते रहते हैं। चेंज करते करते जिस एंगल पे वो स्लाइड करने वाला होता है उसको हम मेजर कर लेते हैं, और मेजर करने से हमारे म्यू की वैल्यू लास्ट क्लास से अगर याद होगा तो म्यू इज इक्वल टू tan थीटा आया था। तो ऐसा करके हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालते हैं, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज। अब यहां पे गिवन है कि अल्फा इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज। अल्फा की जो वैल्यू है दैट इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज, then find the frictional force acting on the block. Mass of the block is small m. Find frictional force. Find frictional force acting on the block. Frictional force acting on block. ब्लॉक के ऊपर कितना फ्रिक्शनल फोर्स आंसर एक्ट कर रहा है? ऑप्शंस हैं एम जी साइन थीटा, थीटा तो यहाँ पे है नहीं, अल्फा है, तो यहाँ पे लिखेंगे एम जी साइन अल्फा, म्यू एम जी कॉस अल्फा, सी एम जी डी एम जी कॉस अल्फा। आंसर देना है इसमें। आंसर देना है। अब ये नहीं है कि मतलब तुम सोच लिए कि गलती होगा तो मैं दूंगा नहीं, आंसर दे दो, कुछ तो दो सोच के। सर ऑप्शन बी। सर ऑप्शन बी म्यू एम जी कॉस। लक्ष्मी का आंसर बी, निशित का आंसर बी, तनय, सर अदिति, बी। विश्वजीत बी। यस सर। बी। सर बी। ठीक है, एज एक्सपेक्टेड कि आंसर जो है वो बी जो है, तुमने क्या कर दिया कि आंसर जो करेक्ट है वो है ए। बी क्या है? यहाँ पे अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा एम जी साइन अल्फा, और ये है एम जी कॉस अल्फा, ये है नॉर्मल रिएक्शन, और ये है फ्रिक्शनल फोर्स। ये है फ्रिक्शनल फोर्स। ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा, ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं करेगा। जब ये स्लाइड नहीं करेगा तो जो म्यू इंटू एन है, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू इंटू एन इज लिमिटिंग वैल्यू, एन की वैल्यू यहां पे हो गई एम जी कॉस अल्फा। बट फ्रिक्शन एक्ट कितना करता है भाई? स्लिपिंग नहीं होगी तो ये कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना एक्ट करता है? एज पर रिक्वायरमेंट, जितने की जरूरत है। इस ब्लॉक को रोकने के लिए कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है? फोर्स चाहिए, डाउन द प्लेन एक्ट कर रहा है एम जी साइन अल्फा, फ्रिक्शन क्या करेगा? उसको बैलेंस कर लेगा। तो एज दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एम जी साइन अल्फा माइनस एफ इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन जीरो। कैसे पता एक्सेलरेशन जीरो है? क्योंकि मुझे तो पता है ना यहाँ पे कि ये जो है क्या है, ये तो एंगल ऑफ रिपोर्ट से कम है, एंगल ऑफ रिपोर्ट से कम है, तो ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, तो इक्विलिब्रियम में होगा, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो यहाँ से जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो एम जी साइन अल्फा, नॉट mu mg cos alpha. Mu mg cos alpha is the maximum value of limiting friction. Mu mg cos alpha is the maximum value. मैक्सिमम है ये, समझे? इतना मैक्सिमम एक्ट कर सकता है। बट अभी रिक्वायरमेंट कितने की है भाई? एम जी साइन थीटा को बैलेंस करना है, तो उसके ही बराबर एक्ट कर रहा है, इसीलिए आंसर होगा ए। क्लियर? समझे इस बात को? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस सर। ठीक है,
तो ये चीज है, ठीक है। तो हमेशा जो है कंफ्यूजन, ये चीज ध्यान रखना है, ये चीज की फ्रिक्शन कौन सा है। पहले तुम चेक करोगे, पहला चेक पॉइंट है रिलेटिव मोशन है या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है। रिलेटिव मोशन कैसे पता चलेगा? अगर वेलोसिटी दिया हुआ है, वो मूव कर रहा है तो रिलेटिव मोशन है। टेंडेंसी कैसे पता चलती है? जब फोर्स ऐड करता है तो टेंडेंसी आती है। अब उसके बाद वो फोर्स अगर लिमिटिंग से ज्यादा होगा तो स्लिप करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन ऐड करेगा। लिमिटिंग के इक्वल हो या लिमिटिंग से कम हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन ऐड करेगा और ब्लॉक मूव नहीं करेगा, उसका एक्सीलरेशन 0 होगा। अब मान लिया कि जो थीटा है दैट इज मोर देन एंगल ऑफ रिपोज। यहाँ पे अगर ये थीटा है, थीटा है और वो एंगल मोर देन एंगल ऑफ रिपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंक्लाइन प्लेन का एंगल है और ये थीटा है यहाँ पे, और ब्लॉक को यहाँ से हमने रिलीज करना है। दिस थीटा इज मोर देन एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा, ये एंगल ऑफ रिपोज से ये ज्यादा है, ठीक है भाई। ब्लॉक का स्लाइड करना श्योर है, ब्लॉक तो स्लाइड करेगा ही क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज पे जस्ट स्टार्ट हो जाता है, एंगल ऑफ रिपोज पे जस्ट स्टार्ट हो जाता है। तो ब्लॉक स्लाइड कर रहा है। मान लिया कि ये डिस्टेंस L है, मान लिया कि ये डिस्टेंस L है, तो व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक and what is time taken by block to reach at the bottom of plane? Find acceleration of block and time taken to reach at bottom of plane, bottom of plane, plane के bottom में पहुंचने के लिए। सर एक्सीलरेशन g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा होगा। ठीक है, जी cos थीटा माइनस म्यू जी cos, ठीक है। कि टाइम, अब ये जो है रफ सरफेस है, स्लाइड करेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा है मतलब हमारी स्लाइडिंग फिक्स है। स्लाइड करेगा तो डाउन द प्लेन आएगा, डाउन द प्लेन आएगा, डाउन द प्लेन आएगा। तो डाउन द प्लेन आएगा तो कौन कौन से फोर्सेस होंगे? इधर तो होता है एम जी साइन थीटा, इधर क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन कौन सा है? काइनेटिक है, काइनेटिक की वैल्यू म्यू इंटू एन, तो ये हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा, यहाँ से एन है एम जी कॉस थीटा के बराबर। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास। व्हाट इज नेट फोर्स? नेट फोर्स इज एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा divided by m. So A is equal to g sin theta minus mu g cos theta। और हम याद रख लेंगे कि ब्लॉक अगर स्लाइड डाउन करता है, डाउनवर्ड मूव करता है रफ सरफेस पे, तो ये हो जाएगा म्यू कॉस थीटा। अगर स्मूथ सरफेस है तो म्यू की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा जी साइन थीटा। नेट फोर्स ही एक्ट कर रहा है एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई एम जी साइन थीटा। तो इसी से अगर स्मूथ सरफेस है तो ये हो जाएगा म्यू कॉस थीटा। अब थोड़ा रिवर्स सोचो कि जैसे मान लो, अच्छा टाइम बताओगे, टाइम कैसे निकालेंगे? सर टा- टाइम इक्वल टू रूट ऑफ पावर 12 ऑफ 12 जी बाय sin थीटा। जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। हाँ, टाइम के लिए, टाइम फाइंड करने के लिए पूरे फिजिक्स में दो ही इक्वेशन है। कौन सा? एक तो हमारे पास ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, और दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन के अलावा और कहीं पे टाइम नहीं है।
तो टाइम कभी भी फाइंड करना है, इन दोनों इक्वेशन को याद करना है और देखना है कि कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है। तो यहाँ पे गिवन है हमारे पास क्या, लेंथ, जिस डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, और नोन है हमें एक्सेलेरेशन। तो रेस्ट से रिलीज किया, लेंथ है इसकी l, तो ये हो जाएगा l इज इक्वल टू l, d इज इक्वल टू डिस्टेंस है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम डिस्टेंस यहाँ पे लिख लेंगे, l डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, u तो इसका 0 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन अभी अभी फाइंड किया a इंटू टी स्क्वायर, तो टाइम हो जाएगा 2l बाई ए, टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2l बाई ए, और a की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2l बाई जी, और साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, ये तो टाइम हो गया। अब अगर हम इसको रिवर्स सोचते हैं, इसी सिनेरियो में सेम प्लेन है, सेम ब्लॉक है, सेम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, बट हमारा प्रॉब्लम थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है। कैसा रिवर्स होता है ये? रिवर्स हो जाता है ऐसा, अगर मैं इसको किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करता हूं अपवर्ड डायरेक्शन में, नाउ व्हाट इज द acceleration of the block, and find the distance where block will come to rest. Find distance where block will come to rest. Theta is more than angle of repose, theta is more than angle of repose. अच्छा, ये बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम यही चीज एज्यूम करेंगे। तो अब ये अप द प्लेन जा रहा है, मोशन किस डायरेक्शन में, अप द प्लेन, तो क्या फ्रिक्शन की डायरेक्शन वही रहेगी? फ्रिक्शन की डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगी। फ्रिक्शन क्या करता है भाई, पहले एम जी साइन थीटा था डाउन द प्लेन, तो फ्रिक्शन अप द प्लेन था, बट अब ब्लॉक मूव कर रहा है अप द प्लेन, तो फ्रिक्शन क्या होगा, डाउन द प्लेन, तो फ्रिक्शन यहाँ पे होगा डाउन द प्लेन। ठीक है, ऐसा फिक्स नहीं रखना है कि हमेशा तो ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, वो तो टेंडेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा या रिलेटिव मोशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे तो भाई रिलेटिव मोशन जो है हो रही है, ये ब्लॉक अपवर्ड जा रहा है, तो अपवर्ड जा रहा है, और तो किधर होगा फ्रिक्शन, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से मान लिया कि ये डिस्टेंस डी डिस्टेंस पे जाके ये ब्लॉक जो है वो रेस्ट में आता है, डी डिस्टेंस पे जाके ये ब्लॉक रेस्ट में आता है, फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। तो मैं एक्सलेशन फाइंड करने के लिए फोर्स देखूंगा, फोर्स मेरा एम जी तो चेंज होगा नहीं, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, और ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, यहाँ से ये रहेगा नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन अपोजिट किधर, रिलेटिव मोशन के या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन पे, यहाँ टेंडेंसी वेंडेंसी नहीं, यहाँ तो ऊपर जा ही रहा है, then friction is this mu into n, so mu mg cos theta, पहले ये चीज अप द प्लेन था क्योंकि ब्लॉक डाउन जा रहा था, तो चेंज मेरा यही है और यही तुम्हें याद रखना है। ठीक है, यही चीज क्लैरिटी के साथ दिमाग में रखना है कि किधर मूव कर रहा है, मुझे ये चेक करना है। व्हाट इज एक्सलेशन? एक्सलेशन नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, नेट फोर्स इज mg sin theta प्लस म्यू mg cos थीटा डिवाइडेड बाय स्मॉल m, m और m कैंसिल आउट होगा, ये हो जाएगा g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, म्यू कॉस थीटा, ये हो गया एक्सेलेरेशन। और ये एक्सेलेरेशन किधर है, ये एक्सेलेरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है, ये एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के अपोजिट है, तो वेलोसिटी 0 होगी भाई, वेलोसिटी 0 होगी, वेलोसिटी 0 होगी तो क्या हो जाएगा, क्या हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं? हाँ, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, ये माइनस क्यों, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फाइनल स्पीड बिकम 0, फाइनल स्पीड बिकम 0, इनिशियल स्पीड इज v नॉट स्क्वायर माइनस 2a
इंटू डी, डी की वैल्यू वी नॉट स्क्वायर बाई 2a, डिस्टेंस वेयर वेलोसिटी बिकम 0, ये हो जाएगा 2a, और a की वैल्यू को पुट कर देंगे। कोई डाउट इसमें? ये दोनों प्रॉब्लम से समझना क्या है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन, फ्रिक्शन डायरेक्शन चेंज करता है, इसीलिए फ्रिक्शन के क्वेश्चन थोड़ा सा रिस्की हो जाते हैं, तुम गलत डायरेक्शन ले लोगे। तो पहले सारे फोर्सेस के बाद एंड में फ्रिक्शन के बारे में सोचना है। सारे फोर्सेस अप्लाई कर लेंगे, मोशन टेंडेंसी चेक कर लेंगे, जिधर टेंडेंसी होगी या जिधर रिलेटिव मोशन होगा उसके अपोजिट में फ्रिक्शन अप्लाई करना है। तो अगर कहीं पे भी फ्रिक्शन में कोई कंफ्यूजन हो तो सारे फोर्सेस को ड्रॉ कर लो, सब कुछ ड्रॉ करने के बाद एंड में वहां से बताओ कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा। क्लियर? ठीक है। सर इनिशियली अप द प्लेन कोई उसका इनिशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा? इनिशियल अप द प्लेन नहीं, इनिशियली अप द प्लेन एक्सेलरेशन नहीं होगा ना? नहीं, एक्सेलरेशन तो फोर्स की डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी हो सकती है अप द प्लेन, बट एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स हम देखेंगे। अगर किसी पार्टिकल को हम अप द प्लेन स्लाइड करा रहे हैं इस ब्लॉक को, तो जो फोर्स होगा फोर्स mg sin थीटा डाउनवर्ड, फ्रिक्शन डाउनवर्ड, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो डाउन द प्लेन होगा। वेलोसिटी अप द प्लेन है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। तुम रेस्ट का मतलब वेलोसिटी, तुम रेस्ट का मतलब एक्सेलरेशन जीरो समझ लेते हो, तुम रेस्ट का मतलब जो है एक्सेलरेशन जीरो समझते हो। क्या वेलोसिटी जीरो होगी तो श्योर शॉट एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्या एक्सेलरेशन जीरो होगा तो श्योर नो शॉट वेलोसिटी सर। जीरो होगी। इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया अपवर्ड डायरेक्शन में, पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे आया, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, जीरो, बट एक्सेलरेशन क्या है, -g, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर वेलोसिटी जीरो हो तो एक्सेलरेशन जीरो होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। एक्सेलरेशन जीरो हो तो भी पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से जा सकता है, जीरो होना कोई जरूरी नहीं है, जीरो होना कोई जरूरी नहीं है। इसलिए ये क्या होगा, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन आपस में कोई लिंक नहीं है। एक्सेलरेशन हम किधर देखेंगे, एक्सेलरेशन देखेंगे फोर्स डिसाइड करता है। एक्सेलरेशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों अलग अलग हो सकते हैं, मोशन हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, मोशन हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। अगर वेलोसिटी जिधर होगी उसी डायरेक्शन में पार्टिकल जाएगा। ठीक है, तो इनिशियली अब यस द, सर। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा कॉन्सेप्ट। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एंगल ऑफ रिपोज से कम तो क्या फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा तो अप द प्लेन एंड डाउन द प्लेन, ये तीन सिचुएशन हमने देखे। अब थोड़ा इस पे कुछ और कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन इसमें ये है कि सपोज की वैल्यूज मुझे गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यूज गिवन है, न्यूमेरिकली थोड़ा कैलकुलेट करेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन ये है, इंक्लाइन प्लेन, inclined plane, block is placed on this, mass of plane m equal to 10 kg, m जो है वो 10 kg है, ये एंगल है 37 डिग्री, एंगल है 37 डिग्री, 37 डिग्री है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.1, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.1, म्यू इज इक्वल टू 0.1 एंड म्यू एस म्यू के सेम है, मान लेंगे हम म्यू एस म्यू के सेम है। सो अच्छा, cos 37 डिग्री, cos 37 डिग्री इज इक्वल टू 0.8, sin 37 डिग्री 0.6, और यही वैल्यू क्या हो जाएगी sin 53 डिग्री की, और यही वैल्यू हो जाएगी cos 53 डिग्री की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड
to hold the block in equilibrium. First है find minimum force. Find minimum force required to hold the block. ब्लॉक को होल्ड करने के लिए मिनिमम हमें कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा कि ब्लॉक उसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में रहे. दूसरा है फाइंड मिनिमम फोर्स. Minimum force required to move the block. Move the block in upward direction. Or to move the block in upward direction up the plane. To move the block up the plane. Find the minimum force required to hold the block. ब्लॉक को होल्ड करने के लिए मिनिमम कितने ब्लॉक फोर्स की रिक्वायरमेंट है. एंड मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक इन अपवर्ड डायरेक्शन. और ये वैल्यूज गिवन है. बताओ कुछ अगर कैलकुलेट कर पाओ तो थोड़ा बताओ. सर मिनिमम फोर्स होगा 60 न्यूटन. 60 न्यूटन. ओके. सर मिनिमम फोर्स होगा होल्ड करने के लिए 60 न्यूटन और मतलब ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में देने के लिए 110 न्यूटन. ठीक है. तो मिनिमम हम बोलो. सर मिनिमम फोर्स 52 न्यूटन. 52 न्यूटन. ओके ठीक है. तो पहले फ्रिक्शन को हम पहले डिनोट करते हैं भाई. सारे फोर्सेस को डिनोट कर लेते हैं. तो इंक्लाइन द प्लेन अप द प्लेन है. तो सर अपवर्ड डायरेक्शन में 68 न्यूटन. 68. ठीक है. ब्लॉक है 10 kg. 10 kg है तो ये हो जाएगा 100. इसको रिजॉल्व करेंगे mg cos थीटा. cos 37 है 0.6 तो ये हो जाएगा 60 न्यूटन. और यहाँ से है sin 37 cos 37 तो ये है 0.8 तो ये हो जाएगा 80 न्यूटन. यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन है 80 न्यूटन. नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 80 न्यूटन है. अब 60 की वजह से ये ब्लॉक क्या है डाउन द प्लेन स्लिप करेगा. डाउन द प्लेन स्लिप करेगा. हम लिमिटिंग निकाल लेते हैं. FSL is equal to mu into n. Mu is equal to 0.5 into n की वैल्यू 80 तो ये मैक्सिमम हो जाएगा 8 न्यूटन. भाई पहले तो मैं सोचूंगा कि यार मिनिमम 0 क्यों नहीं पॉसिबल है. मतलब मुझे कुछ ना करना पड़े. कुछ ना करना पड़े तो क्या होगा. 60 की वजह से इसके पास टेंडेंसी है 60 इसको डाउन द प्लेन पुल करना चाहेगा. अप द प्लेन बाई फ्रिक्शन. मैक्सिमम फ्रिक्शन की मैक्सिमम कैपेसिटी लिमिटिंग के बराबर है मतलब 8 न्यूटन. ठीक है. तो फ्रिक्शन बेचारा 8 न्यूटन तक कर सकता है. बट mg का कंपोनेंट है 60 न्यूटन. तो 60 से तो वो डाउन द प्लेन जा रहा होगा. डाउन द प्लेन जाना चाह रहा है. तो अब ये अगर हम ऐसे छोड़ देंगे तो ये स्लाइड कर जाएगा. तो इसको होल्ड करने के लिए मिनिमम हमें क्या करना होगा. यहाँ से पुश करना पड़ेगा. तो इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ऐसा F. तो हम कुछ भी मान ले सकते हैं कि भाई फोर्स तुम चाहो इस डायरेक्शन में मान लो. जो भी है नेट फोर्स क्या होगा. इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स 0 होगा. मतलब F + 8 = 60.
तो यहाँ से F की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 माइनस 8, ये हो जाएगा 52 न्यूटन. So minimum force required to hold the block is 52 Newton. Up the plane. Up the plane. अब अगर इसको अप द प्लेन मूव करना है तो भाई मान लो कि मैंने 52 से बढ़ाना स्टार्ट किया, तो जैसे जैसे 52 से इंक्रीज करेंगे तो ये बात होगी यार कि ठीक है, फ्रिक्शन देखेगा कि यार ज्यादा की तो जरूरत ही नहीं है, ये संभाल ले रहा है. फ्रिक्शन बिल्कुल लास्ट में आता है, जब कुछ नहीं होगा तो देखता हूं मैं. तो अब यहाँ से फोर्स ये जितना मान लो मैंने 52 से 53, 54, 55 किया, तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी. करते करते मान लो 60 कर दिया, तो ये F और mg बैलेंस कर लेंगे. बैलेंस कर लेंगे तो फ्रिक्शन की कोई जरूरत ही नहीं होगी, फ्रिक्शनल फोर्स 0 हो जाएगा. फिर मैं चाहता हूं कि यार अभी अप द प्लेन इसको शिफ्ट कराना है, तो फ्रिक्शन उसका अपोज करेगा तुरंत, और अब द प्लेन अगर मैं इसको मूव करने की टेंडेंसी जनरेट करता हूं तो फ्रिक्शन इसका अपोज करना स्टार्ट कर देगा. यहां से F और यहां से 60. अब ये फ्रिक्शन कहां तक जा सकता है, मैक्सिमम 8 न्यूटन तक, लिमिटिंग तक. तो मैक्सिमम कितना, मुझे इसको ओवरकम करने के लिए मैक्सिमम कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, 68. सो दिस फोर्स शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू, force should be greater than equal to 68 Newton. 68 Newton. Force should be greater than equal to 68 Newton. ठीक है. तो ये हो जाएगा F should be greater than equal to 68 Newton. समझ पाए. होल्ड करने के लिए फ्रिक्शन अप द प्लेन है, फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, इसलिए ट्रिकी. अप द प्लेन मूव कराना है मुझे और 68 देना पड़ेगा. फ्रिक्शन को भी ओवरकम करना है, mg को भी ओवरकम करना है, mg sin थीटा को, बट केवल होल्ड करना है. तो फ्रिक्शन कुछ तो सपोर्ट कर रहा है, थोड़ा सा ही मुझे अप्लाई करना है, वैसे थोड़ा नहीं है, कितना है 52 न्यूटन का. आई बात समझ में, कोई डाउट इसमें? सर हर केस में स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू निकालना जरूरी है क्या यस, इस केस में? यस. लिमिटिंग पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमेशा उसी के हिसाब से हम जजमेंट करते हैं. तो बाय डिफॉल्ट पहले ही तुम्हें आंख बंद करके लिमिटिंग कैलकुलेट कर ही लेना है, उसके बाद फिर हम कुछ करेंगे. ठीक है. जैसे मान लो इसमें दे दिया कि सपोज 58 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक. इफ 58 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से तुम खुद देखो कि अगर मैं यहां से फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले देख लेंगे कि यार किधर इसकी टेंडेंसी हो रही है. अगर मान लो ये 60 है और यहाँ से जो है 58 एक्ट किया, तो अब इसकी टेंडेंसी तो डाउनवर्ड है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, अपोज करेगा. कितना, सो दैट कि संभाल लें यहाँ पे 2 न्यूटन. लिमिटिंग 8 न्यूटन है, बट वो सारा नहीं एक्ट करेगा, जितने की जरूरत है. कहेगा कोई कि यार 60 न्यूटन ले लिया, तो 60 न्यूटन ले लिया तो फ्रिक्शन 0 हो गया. कोई कहेगा यार मैं इसको 62 कर देता हूँ, तो 62 करेगा तो देखेगा कि यार इधर 62 है, इधर 60 है, मतलब अब अप द प्लेन टेंडेंसी है. तो क्या करेगा, फ्रिक्शन तुरंत अपोज कर देगा, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, और फ्रिक्शन 2 न्यूटन ही एक्ट करेगा डाउन द प्लेन. समझ में आई बात? यस सर. ठीक है. यस सर. सर तो अगर विदाउट लिमिटिंग फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे तो आंसर तो यहाँ गलत हो जाएगा ना. बिना लिमिटिंग फ्रिक्शन के अगर हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन से मुझे पता, बिना लिमिटिंग फ्रिक्शन के कैसे कर पाएंगे. लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा कहीं पे भी, जैसे आगे ब्लॉक अनब्लॉक प्रॉब्लम पढ़ेंगे या जो भी पढ़ेंगे, सबसे पहले होता है कि लिमिटिंग कैलकुलेट करके रख लो, लिमिटिंग वहां पे लिख दो, सो दैट कि तुम्हें जजमेंट करने में आसान हो जाए कि एक्चुअल में ये किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है, वो सारा कैलकुलेशन. ठीक है. मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शन को काउंट नहीं किया था और उसका वैल्यू 60 न्यूटन इसलिए आया. अच्छा, अच्छा, तो काउंट करना है उसको.
रफ सरफेस पे ये चीज होगी। हाँ, स्मूथ सरफेस पे कितना करना होगा भाई बैलेंस करने के लिए? स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन ही नहीं है, 60 न्यूटन। 60 करना पड़ेगा। स्मूथ सरफेस पे 60 ही करना पड़ेगा, बट रफ सरफेस पे थोड़ा कम में काम चल जाएगा क्योंकि सपोर्ट में फ्रिक्शन भी है। समझे बात? तो ये सारे देखो कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, ये सारे केवल कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। तो फिजिक्स में अगर मतलब कॉन्सेप्ट वाइज अगर पूछा जाएगा तो ये सब क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं कि भाई तुम ठीक है, एक तो है कि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हो, मैथमेटिकली सॉल्व करते जाओ आंसर आएगा, तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। बट जनरली एग्जाम में क्या भैया, वो तो थोड़ा मैथ ओरिएंटेड हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट वाइज अगर करना है तो वहाँ पे ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होंगी कि अगर नहीं होगा तो आंसर गलत हो जाएगा। अगर तुम समझ रहे हो तो विद इन नो टाइम आंसर कर सकते हो, कोई कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये हमने अप द प्लेन एंड डाउन द प्लेन भी आ गया, ये सब कुछ देख लिया इसमें। अब नेक्स्ट है तो इंक्लाइन प्लेन पे भी ये हुआ। अब दूसरा एक पॉइंट है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, what is angle of friction? Angle of friction, it is the angle made by the resultant. It is angle made by resultant with the normal reaction, resultant reaction force, resultant reaction force with normal, with normal, नॉर्मल के साथ जो रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स का एंगल होता है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कि रिजल्टेंट के साथ जो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स होता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो सपोज कि ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, और ब्लॉक में हमारे जो है यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन है, ये फ्रिक्शन है। तो रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स क्या बताया था? फ्रिक्शन एंड नॉर्मल का रिजल्टेंट, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स। व्हाट इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स आर विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको हम कई बार ऐसे लैम्डा से भी डिनोट कर सकते हैं, डिफरेंट सिंबल। जस्ट कि दो टाइप के एंगल हैं, कौन कौन से भी? एक तो मेरे पास वो आया था एंगल ऑफ रिपोज, और यहाँ पे ये है। तो अब ये देखो कि भाई फ्रिक्शन तो वेरिएबल है, तो फ्रिक्शन अगर वेरिएबल होगा तो ये तो रिजल्टेंट है दो का यहाँ पर रिजल्टेंट है, किसका किसका? नॉर्मल रिएक्शन का एंड फ्रिक्शन का। तो ऐसे देखो कि भाई चलो नॉर्मल तो ठीक है, फ्रिक्शन तो मेरा वेरिएबल है, कभी फ्रिक्शन लिमिटिंग के बराबर होगा, कभी उससे कम होगा, फिर उससे कम होगा, फिर धीरे धीरे तो कम हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा। तो ये तो एंगल वेरिएबल है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ऐसा नहीं है, ये कौन सा एंगल है? व्हेन लिमिटिंग फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, उस केस में मैक्सिमम एंगल, इट इज द मैक्सिमम एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स विद अ नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल के साथ जो मैक्सिमम एंगल है, मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होनी भाई? फ्रिक्शन जिस इंस्टेंट पे म्यू इंटू एन के बराबर है, तो म्यू इंटू एन के बराबर है। तो यहां से ये चीज देखो, ये चीज जो है म्यू इंटू एन के इक्वल है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम लिख सकते हैं tan lambda इज इक्वल टू क्या? व्हाट? म्यू एन डिवाइडेड बाय एन, एन कैंसिल आउट हो जाएगा। tan lambda जो है, tan lambda इज इक्वल टू म्यू। अब वो भी आया था, एंगल ऑफ रिपोज भी था,
है ना। एंगल ऑफ रिपोज भी आया था, क्या था, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज एंड tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, ये भी था। सो थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, सो थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। और हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बात समझे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है और एंगल ऑफ रिपोज दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो अगर दिया हुआ है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, मतलब ये समझ जाओगे कि एंगल ऑफ रिपोज दे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन दे, कुछ भी एंगल अगर गिवन है तो उसका यूटिलिटी क्या है, उसकी यूटिलिटी है टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू की वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्या, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और दोनों बराबर होते हैं। वो इंक्लाइन प्लेन का एंगल है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस का रिएक्शन फोर्स का जो एंगल है, रिएक्शन का एंगल है। तो इनका यूज क्या है सर, यूज इनका है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करने के लिए। अब नेक्स्ट, सर वेरिएबल फोर्स पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिखा है ना फ्री बॉडी डायग्राम में, वेरिएबल फोर्स पे, मतलब वेरिएबल फ्रिक्शनल फोर्स पे फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ा दिखाएंगे। नहीं नहीं वेरिएबल Angle देखो, of- हाँ ठीक है मैं बता रहा हूँ, उसको हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते ही नहीं है। जैसे मान लो कि अगर ब्लॉक यहाँ पे है, ब्लॉक यहाँ पे है, सिर्फ ये रखा हुआ है ऐसे, रफ सरफेस पे प्लेस्ड है, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, फ्रिक्शन की वैल्यू 0 होगी, नो फ्रिक्शन। व्हाट इज रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स आर। व्हाट इज एंगल बिटवीन आर एंड नॉर्मल रिएक्शन, 0 डिग्री। थोड़ा सा फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ गया, थोड़ा फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ गया, फ्रिक्शन मान लो हमने थोड़ा इधर फोर्स अप्लाई किया, उसका अपोज यहां से मिल रहा है, तो ये यहां से हो जाएगा, ये ऐसे, ये हो गया। थोड़ा फ्रिक्शन फोर्स, थोड़ा सा फोर्स और बढ़ा दिया, थोड़ा सा फोर्स और बढ़ाने से यहाँ पे रिएक्शन फोर्स मान लो थोड़ा फ्रिक्शनल फोर्स और बढ़ गया, यहाँ पे रिएक्शन फोर्स ये हो गया। तो ये सारे एंगल मेरे एंगल ऑफ फ्रिक्शन नहीं है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज मैक्सिमम एंगल, ये है मेरा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इधर एंगल ऑफ फ्रिक्शन नहीं है। तो चाहो तो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ठीक है, इसको इट इज द मैक्सिमम एंगल, इट इज मैक्सिमम एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स विथ नॉर्मल। उससे पहले वाले एंगल को हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन नहीं बोलेंगे। जैसे कोई कहेगा कि भाई ये जो है एंगल 0 डिग्री है, तो क्या 0 डिग्री हो जाएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, नहीं नहीं, ये नहीं होगा। ये कौन से केस में, जब मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो सकता है, लिमिटिंग के बराबर म्यू इनटू एन, ये एंगल है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझे, यस क्लियर, सर। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट है सपोज कोई ब्लॉक है और उस पर फोर्स एक्ट कर रहा है, ये फोर्स ऐड कर रहा है 37 डिग्री पे, 37 डिग्री पे। ब्लॉक मान लो ये 10 kg का है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू 0.5 है। फाइंड मिनिमम फोर्स एफ रिक्वायर्ड,
to displace this block. Minimum force required to displace this block. कि रफ सरफेस पे ये प्लेस्ड है और मुझे क्या करना है कि इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करना है. सो व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस द ब्लॉक? बताओ. Sir, 10 by root 3. 10 by Root 3. 10 by root 3. Okay. Newton. सर उसको 37 घंटे करेंगे या फिर 30 डिग्री में कैलकुलेट करेंगे? किसके लिए 30 डिग्री के लिए कैलकुलेट किया? 30 के लिए बताओ. 30 लिया तो 30 के लिए बताओ. Sir, 100 by root 3 Newton. 100 by 100 by root 3. हंड्रेड बाई रूट 3. अच्छा ठीक है. और कोई आंसर? सेम है 10 बाई रूट 3 या 100 बाई रूट 3 आ रहा है ऐसा कुछ? और कोई आंसर? Hundred by root 3. 100 by root 3, sir. Correction. 100 by root 3. 100 बाई रूट 3. ओके ठीक है. करेक्शन. और कोई करेक्शन? फाइनल. ओके Answer final. वेरी गुड. रिजॉल्व करेंगे फोर्स को. F cos 30. F cos 30. मुझे पता है क्या छोड़ दिया होगा तुमने. F sin 30. नॉर्मल रिएक्शन और 100. सर मेरा 1000 by 10 root 3 plus 5 आ रहा है. 1000
बाई by 10 root 3 plus 5 +5। ओके plus 5. ठीक है भाई, देखते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है तो हॉरिजॉन्टल इसको डिस्प्लेस करेगा। अच्छा, इसमें पहले केसेस से डिफरेंस क्या है? पहले हम फोर्सेस पैरेलल अप्लाई करते थे, पहले जो है फोर्सेस पैरेलल अप्लाई करते थे। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसमें किसी एंगल पे इंक्लाइन अप्लाई कर रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ से कुछ फ्रिक्शन होगा, और इस फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो जाएगी लिमिटिंग। मतलब क्या होना चाहिए कि जो F cos थीटा है दैट मस्ट ओवरकम, F cos थीटा मतलब F cos 30 डिग्री, F cos 30 डिग्री शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस स्मॉल f। और ये स्मॉल f की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? लिमिटिंग के बराबर। तो ये हो जाएगा F cos 30 डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिटिंग F SL इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। तो ये हो जाएगा F cos थीटा, व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन? म्यू इंटू एन, 0.5 इंटू नॉर्मल रिएक्शन। क्या इससे नॉर्मल रिएक्शन फाइंड कर सकते हो? हाँ हाँ, n प्लस एफ साइन थीटा, n प्लस एफ साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 100। सो n इज इक्वल टू 100 माइनस एफ साइन 30। अरे सर ये तो नहीं किया मैंने ये 100 माइनस क्या किया है, एफ साइन 30 डिग्री। ठीक है, ऐसे लिख दिया n। अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा f cos 30, cos 30 मीन्स √3/2, cos 30 √3/2 ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 150 माइनस 0.5 मतलब 1/2। तो f और ये साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, और ये 0.5 को भी लिख लिया 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4। तो ऐसा जो हो जाएगा f√3/2 प्लस f/4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 50। f कॉमन हो जाएगा, ऐसे जो है ये 2 और ये 2, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, f इन ब्रैकेट 2√3 प्लस 1/4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 50। व्हाट इज f? f इज इक्वल टू 5 इंटू 50 इंटू 4। या इक्वलिटी लगाना है इक्वलिटी लगा दो, या इनइक्वालिटी लगाना है इनइक्वालिटी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें तो मिनिमम फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा f 50 इंटू 4 200, 200 डिवाइडेड बाई 2√3 प्लस 1। तो अफसोस के साथ आंसर क्या है, नन ऑफ दिस। यही है सारे आंसर, 10√3, 100√3, 1000√3, 10√3 प्लस 5, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस, जो कि है सर ये। मैंने नॉर्मल फोर्स और एफ साइन थीटा को कैलकुलेट मतलब लेके कैलकुलेट किया था, पर उसके बाद मेरा नहीं हुआ। अच्छा चलो भाई, नॉर्मल इंक्लाइंड पे होगा अगर, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन चेंज कर जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन चेंज कर जाएगा। अभी तक सारा हम करते थे क्या, अभी तक हम सारा करते थे हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल। इंक्लाइंड पे होगा तो जो कॉमन ये सबने किया होगा, ये तो सबने छोड़ दिया होगा, n इक्वल टू 100 लिए होगे श्योर शॉट, n इक्वल टू 100 लिया है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन जो है छोड़ दिया होगा तुमने, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे छोड़ दिया होगा। जी सर।
वही है। तो ये याद रखना है कि इंक्लाइंड के केस में नॉर्मल रिएक्शन भी कंसीडर होगा। n प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू 100। ठीक है, समझे? तो हॉरिजॉन्टल हुआ, इंक्लाइंड प्लेन हुआ, और ये सारा है, तो इससे हमने, चलो अब नेक्स्ट, सेम फोर्स जो है वो अगर पुशिंग टाइप का है, सेम फोर्स जो है वो पुशिंग टाइप का है, मतलब सेम ब्लॉक है, 10 kg का ब्लॉक है, और ये 10 kg का ब्लॉक है, और यहाँ पे फोर्स ऐसे कोई पुश कर रहा है, और ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है। पहले अबव द हॉरिजॉन्टल था, अभी जो है बिलो द हॉरिजॉन्टल है। फाइंड द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस द ब्लॉक। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एग्जैक्टली सब कुछ सेम है, म्यू इज इक्वल टू 0.5। फाइंड minimum force required to displace the block. Minimum force to displace this block inclined angle पे है, इंक्लाइंड में नॉर्मल mg से थोड़ा चेंज हो जाएगा, और फ्रिक्शन हमेशा म्यू mg नहीं है, वो म्यू इंटू एन है। ठीक है, देखो कर रहे हो कैलकुलेट। सर 150/√3। 150/√3, ओके। तो एफ कॉस थीटा, सर देखो 200 यहाँ by पे √2√3 - 1। 200/2√3 - 1, यस, ये ठीक लग रहा है, बिल्कुल, हाँ ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, सेम इक्वेशन लिखेंगे कि जो एफ कॉस थीटा है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू इंटू एन होगा। एफ कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू, म्यू की वैल्यू 0.5, एन की वैल्यू अभी क्या होगी, पुशिंग टाइप में एन की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, एम जी के साथ साथ एफ साइन 30 भी एक्ट कर रहा है, सो दिस एन इज इक्वल टू 100 प्लस एफ साइन 30, एफ साइन 30, थीटा की जगह यहाँ पे 30 डिग्री है, तो यहाँ पे पुट कर दिया, ये हो जाएगा 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री, ये हो जाएगा f√3/2, यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 50 प्लस f/4, साइन 30 1/2 और 0.5 1/2, तो यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा, सेम चीज़ माइनस आ जाएगा वहाँ पे, f√3 माइनस f/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 50, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो यहाँ हो जाएगा f कॉमन 2√3 - 1 divided by 4 greater than equal to 50, so f should be greater than equal to 200/2√3। कौन सी वैल्यू ज्यादा है, मिनिमम, व्हाट इज मिनिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स तो यही इक्वलिटी अप्लाई कर देंगे, मिनिमम इज इक्वल टू 200/2√3 - 1,
ठीक है, तो इधर देखो यहाँ पे 2√3 मतलब 1.7 1.8 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 2 3.6 माइनस 1 2.6, तो ये क्वांटिटी कुछ 2.6 के आसपास आएगी ऑलमोस्ट। और ये क्वांटिटी क्या होगी जो पहले आए थे, यहाँ पे √3 को 1.8 कुछ लेंगे तो 1.8 इंटू 2 3.6 प्लस 1 4.6, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्वांटिटी स्मॉल आएगी। तो किस केस में मुझे मिनिमम फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, कम फोर्स अप्लाई करना है? पुलिंग के केस में, पुलिंग के केस में, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, पुलिंग इज easier than pushing। ठीक है, समझे? कोई डाउट इसमें? तो अगर इंक्लाइन पे होगा तो क्या रखोगे? इंक्लाइन फोर्स अगर किसी एंगल पे होगा तो नॉर्मल चेंज होता है, अगर पुश कर रहे हैं पुशिंग टाइप का फोर्स है तो नॉर्मल इंक्रीज होगा, पुलिंग टाइप का है तो नॉर्मल डिक्रीज होगा। समझे? ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंक्लाइन प्लेन और ये सारा एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये सब कुछ हो गया। तो ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे।